और आप देख रहे हैं दोपहर विशेष। मैं हूं आपके साथ रुचिका राज। दोपहर विशेष में सबसे पहले बात करेंगे अमेरिका के भारत पर लगाए टैरिफ की। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर भारत पर टैरिफ बम फोड़ा है। दरअसल ट्रंप ने अब भारत पर 25% अतिरिक्त टैरिफ लगा दिया है, जो कि अब बढ़कर के 50% हो गया है। बताया जा रहा है कि रूस से लगातार तेल खरीदने के जवाब में ट्रंप प्रशासन ये कदम उठाया और इसी के साथ भारत पर अमेरिका ने कुल 50% टैरिफ की घोषणा की है। यानी कि जो भारतीय उत्पाद अमेरिका में बिक रहे हैं उन पर अमेरिका 50% टैरिफ लगाएगा और इससे भारतीय सामान अमेरिका में महंगा हो जाएगा। I never set a percentage, but we'll be doing quite a bit of that. We'll see what happens over the next fairly short period of time. ट्रंप ने भारत पर टैरिफ लगाने की धमकी 30 जुलाई को दी थी और GTRI यानी कि ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव के मुताबिक 7 अगस्त से भारत पर ट्रंप का टैरिफ अटैक शुरू भी हो जाएगा। लेकिन इस बीच एक खबर जो ट्रंप की टेंशन बढ़ाने वाली हो सकती है कि मोदी इस साल के अंत में चीन के दौरे पर जाने वाले हैं। मोदी का चीन दौरा 6 साल के बाद होगा और वो 31 अगस्त को चीन में होंगे। हालांकि भारत टैरिफ बढ़ाने की धमकी देने वाले ट्रंप के सुर थोड़े बदले बदले से नजर आए हैं। कल तक भारत पर टैरिफ बढ़ाने की धमकी देने वाले ट्रंप आज इससे जुड़ा सवाल पूछे जाने पर कह रहे हैं कि वो कल रूस के साथ बैठक के बाद ये तय करेंगे कि उन्हें क्या करना है। ऐसा कल भारत के ट्रंप को उन्हीं की भाषा में दिए गए जवाब के बाद हुआ है। India says that the US imports Russian uranium, chemicals, fertilizers while criticizing their energy imports. Your response to that, sir? I don't know anything about it. I'd have to check, but we'll get back to you on that. Yeah, please. एक तरफ भारत ने बहुत ही कूटनीतिक तरीके से यूएस को आईना दिखाया है, बल्कि अमेरिका को लाल आंख दिखाई है। लेकिन शायद राहुल चाहते हैं कि मोदी सीधे ट्रंप से भिड़ जाएं। लेकिन उन्हीं की पार्टी के नेता कार्ति चिदम्बरम कह रहे हैं कि दोनों देश आपसी हितों के आधार पर किसी समझौते पर पहुंचे। अखिलेश यादव भी कह रहे हैं कि हम इस मुद्दे पर सरकार के साथ हैं। I think these kind of repeated impulsive comments have no meaning. So we should just continue with our sober and calm negotiations, and we should eventually come to some sort of an understanding with the United States. The United States needs us, we need them, and both countries out of mutual interest will come to some sort of understanding. विदेश नीति ही विदेश चली गई और जो सरकार को अपने हित में दबाव बनाना चाहिए, सरकार को बनाना चाहिए। सरकार के साथ सब इस संबंध में साथ खड़े दिखाई देंगे। ट्रंप के टैरिफ बम से दुनिया के कई ताकतवर देशों ने अमेरिका के आगे घुटने टेक दिए हैं, लेकिन भारत और चीन समेत 5 ऐसे देश हैं जो ट्रंप के टैरिफ बम से बिल्कुल नहीं डरे और आंखों में आंख डालकर अमेरिका के सामने खड़े रहे। उल्टे भारत ने तो अमेरिका को उसी की भाषा में जवाब दे दिया, जिसकी वजह से ट्रंप का तिल मिलाना भी लाजमी है। ट्रंप की इस धमकी पर विपक्ष में मतभेद नजर आ रहा है। खासकर कांग्रेस के कुछ नेता ट्रंप की भाषा बोल रहे हैं तो कुछ नेता ट्रंप के फैसलों को अमेरिका के लिए नुकसानदेह बता रहे हैं। सुनिए जरा। Any additional tariff impulsively announced by the American president is not a punishment on India. It is also a burden on the American consumer, and that will have repercussions in their own economy. So it's not as if any kind of tariff is some sort of a penalty or punishment on India alone. This eventual burden of this tariff will be felt by whom? It will be felt by the American consumer. रिश्ता है, प्रधानमंत्री का विशेष रिश्ता है राष्ट्रपति ट्रंप के साथ। पुराने मित्र है, माय फ्रेंड डोनाल्ड, माय फ्रेंड नरेंद्र मोदी, ये सब दावे किए जाते थे ना। और उसका नतीजा देखिए, धमकियां दी जा रही हैं। 25% से ऊपर टैरिफ लगाया जा रहा है। हमें धमकी दी जा रही है कि रूस से आप तेल मत खरीदिए। ये दोस्ती बहुत कीमती निकली ना। प्रधानमंत्री को जवाब देना चाहिए। हमारे जो बिजनेसमैन देश सरकार की तरफ देख रहे हैं कि कोई जवाबदेही होगी, तो ये बता रही है, ये जवाब देना कि हाँ आपका हिपोक्रिटिकल स्टैंड है वो ठीक है, लाजमी है। पर ये बताएं, ट्रेड डील का चर्चा चल रही है या बंद कर दी गई है? क्या स्टांस है इंडिया का? दूसरा, अगर वो हमारे एक्सपोर्ट्स पे इतना टैरिफ लगाने की बात कर रहे हैं, क्या हम रिटेलिएटरी टैरिफ्स लगाएंगे? वो भी काफी सामान देश में इम्पोर्ट करते हैं, तो क्या रिटेलिएटरी टैरिफ लगेगा? ये स्पष्टीकरण अब आई थिंक कॉमर्स मिनिस्टर के क्षेत्र में ही आता है, उनको देना जरूरी है। ट्रंप भारत के रूस से तेल खरीदने पर सवाल उठा रहे हैं और भारत को धमका रहे हैं, जिस पर भारत यूएस को आईना दिखा रहा है। लेकिन भारत के एलओपी क्या कर रहे हैं?
वो भी अमेरिका की तरह रूस के साथ भारत तेल सौदों पर ही सवाल उठा रहे हैं। इससे पहले भी वो ट्रंप की जुबान में जुबान मिलाकर भारत की इकोनॉमी को डेड बता चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। क्या बादल फटने से आई तबाही? क्लाउड बर्स्ट भी नहीं कह सकते हम इसको, क्योंकि क्लाउड बर्स्ट में पानी धीरे धीरे बहता है। क्या ग्लेशियर पिघलने से आया सैलाब? क्योंकि इसका ग्रेडियंट हाई है तो बहुत तेजी से पानी आया। बोल्डर्स हैं, पेबल्स हैं, ग्रेवल्स हैं, लूज मटेरियल है। झील टूटी या तबाही की कोई और वजह? पानी कहां से आया? तो इसका मतलब ऊपर कोई न कोई ताल टूटा है, कोई छोटा मोटा ताल रहा होगा और टूट करके बहा। धराली की तबाही की 3 थ्योरी। धराली में हुई आपदा के वीडियो ने सबको झकझोर कर रख दिया, जिसमें तेजी से बहता मलबा और पानी गांव को तबाह करता दिख रहा है। शुरुआती रिपोर्ट्स में इस बादल फटने की घटना बताया गया, कहा गया कि बादल फटने की वजह से ये हुआ है, लेकिन मौसम विज्ञान विभाग ने ये दावा किया कि उस समय धराली के आसपास के किसी भी मौसम स्टेशन में बादल फटने की कोई गतिविधि दर्ज नहीं की गई। और इस विरोधाभास ने वैज्ञानिकों को सोचने में मजबूर कर दिया। सवाल ये कि बादल नहीं फटा तो क्या ग्लेशियर ब्लास्ट हुआ या झील फटी? ये रिपोर्ट देखिए। उत्तरकाशी जिले में बसी धराली गांव में आई तबाही ने मौसम वैज्ञानिकों को हैरान कर दिया है। समुद्र तल से करीब 2745 मीटर की ऊंचाई पर बसा ये गांव कुछ ही पलों में मलबे और पानी के सैलाब में डूब गया। इस आपदा के वीडियो ने सबको झकझोर दिया, जिसमें तेजी से बहता मलबा और पानी गांव को तबाह करता दिख रहा है। शुरुआती रिपोर्ट्स में इसे बादल फटने की घटना बताया गया, लेकिन मौसम विज्ञान विभाग ने दावा किया कि उस समय धराली के आसपास के किसी भी मौसम स्टेशन में बादल फटने की कोई गतिविधि दर्ज नहीं हुई। इस विरोधाभास ने वैज्ञानिकों को सोच में डाल दिया है। सवाल है कि बादल नहीं फटा तो क्या ग्लेशियर बर्स्ट हुआ या फिर झील फटी है? क्लाउड बर्स्ट भी नहीं कह सकते हम इसको, क्योंकि क्लाउड बर्स्ट में पानी धीरे धीरे बहता है और धीरे धीरे कम होता है। मतलब एक धीरे धीरे ऊपर बढ़ेगा और धीरे धीरे फिर नीचे घटता है और एक फ्लो आता है, फिर उसके बाद धीरे धीरे घटता है। लेकिन इसमें ऐसी घटना नहीं। तो इसे हम ग्लेशियर का फटना क्या बोलते हैं? ग्लेशियर का फटना नहीं कहेंगे जी। हो सकता है कोई एवलांच इसके सोर्स पर कोई एवलांच बड़ा आया हो, एवलांच आ गया हो, उसने छोटे मोटा पानी को तोड़ दिया हो। पौंड जो ताल हैं छोटे छोटे उनको तोड़ा हो और तोड़ करके मटेरियल को ट्रांसपोर्ट किया हो। और क्योंकि इसका ग्रेडियंट हाई है तो बहुत तेजी से पानी आया। बोल्डर्स हैं, पेबल्स हैं, ग्रेवल्स हैं, लूज मटेरियल है, ये बहुत अधिक मात्रा में पानी उसको बहा करके लाया। ढाल के अनुरूप तेज उसकी गति बनी और जैसे ही वो इस एरिया पर आया तो उसने पूरा बिछा दिया, उसको डिपॉजिट कर दिया। तो ये घटना इस तरह की है। मैं क्लाउड बर्स्ट की मैं ज्यादा उसको नहीं समझता, नॉर्मल रेनफॉल का ही है। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि शायद 3000 मीटर से ज्यादा ऊंचाई पर बादल फटा हो, जहां मौसम स्टेशन नहीं है। ऐसी ऊंचाई पर होने वाली बारिश नीचे की ओर बहकर भूस्खलन या मलबे का सैलाब ला सकती है, जैसा धराली में हुआ। लेकिन दून यूनिवर्सिटी के शोध संस्थान में विजिटिंग प्रोफेसर बताते हैं कि धराली में ग्लेशियर के ताल टूटने से ऐसी घटना होने की संभावना है। अब ये पानी कैसे आया? अचानक आया और आकर के डंप हुआ और बंद हो गया। तो ये मेरे दिमाग में शंका आती है कि ये पानी कहां से आया? तो इसका मतलब ऊपर कोई न कोई ताल टूटा है, कोई छोटा मोटा ताल रहा होगा और टूट करके बहा और वो कम हो गया पानी, तो उसके बाद ये बंद हो गया तो कम हो गया। तो ये घटना इस प्रकार से हमको बताती है कि ऐसे चीज़ों पर हमको आइडेंटिफाई करना चाहिए। ऐसी जगहों पर सरकारों को या हमको स्वयं को नहीं बचना चाहिए।
प्रोफेसर डीडी चौनियाल की माने तो जिस खीर गंगा ने धराली में तबाही मचाई उसमें इतना पानी ग्लेशियर एरिया के ताल से आया। चौनियाल की माने तो ग्लेशियर में कई ताल हैं जो टूटकर एक दूसरे से मिलते हुए विकराल रूप ले लिया। ये खीर गंगा का उद्गम पूरा जो है स्नो कवर्ड एरिया है, पूरा बर्फ से आच्छादित एरिया है। और ग्रीष्म काल में होता क्या है कि टेम्परेचर बढ़ने से और ज़्यादा बारिश होने से, थोड़ा बारिश भी हुई होगी, उससे ये स्नो जो है मेल्ट होता है, बर्फ मेल्ट हुई। और मेल्ट होने के बाद इस एरिया में आप देखेंगे कि जगह जगह छोटे छोटे काले काले जो दिखाई दे रहे हैं ना, ये ग्लेशियर एरिया में ऐसे थोड़े पॉन्ड्स टाइप के होते हैं, और ये ताल जिनको हम लोकल भाषा में ताल भी कहते हैं। तो ये काले काले जो आपको स्पॉट दिखाई दे रहे हैं जगह जगह, ये छोटे छोटे पॉन्ड्स है ये। अब क्या हुआ है कि इस सीजन में ज़्यादा बारिश होने से और बर्फ के पिघलने से वो पॉन्ड भर गए। और भरने के बाद हो सकता है कि कोई छोटा मोटा हो सकता है कि कोई छोटा मोटा पॉन्ड टूट गया हो, और टूटने के बाद उसने नीचे वाले दूसरे पॉन्ड को भी और पुश कर दिया, तो पानी और ज्यादा बढ़ गया, फिर नीचे की तरफ और बढ़ गया। अब ये सब पानी एक साथ इकट्ठा हो गया। इकट्ठा होने के बाद इस एरिया में होता क्या है कि ये जो मोरेनिक मटेरियल होता है, ग्लेशियर के द्वारा लाया गया अनकंसोलिडेटेड मटेरियल होता है, सब बिखरा हुआ, बोल्डर्स, पेबल्स, ग्रेवल्स, सैंड सब होता है उसमें। वो बहा करके लाया, जब पानी आया तो वो मटेरियल लूज मटेरियल बहा करके गया, ये गया नीचे की साइड में। और यहाँ खास बात यह है कि जो ये नदी है खीर गंगा, इसका ग्रेडियंट भी बहुत हाई है। आईएमडी के आंकड़ों के मुताबिक उस दिन धराली के आसपास बादल फटने का कोई रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन जानकार अब इस पर रिसर्च की बात कह रहे हैं, जिससे पता चल सके कि इस आपदा के पीछे की असली वजह क्या है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। धराली की ढीली एलुवियल मिट्टी और खड़ी ढलानें इस तरह की आपदाओं को और खतरनाक बनाती है। एक्सपर्ट्स का यह मानना है कि बादल फटने जैसी इस घटना इतनी विकराल नहीं हो सकती। ग्लेशियर में ताल टूटने की बात कही जा रही है, लेकिन क्या है इसके पीछे की असली वजह? क्लाइमेट चेंज, पहाड़ से छेड़छाड़ या फिर प्राकृतिक आपदा? इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। धराली में आई आपदा ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। जानकारों की माने तो बादल फटने की परिस्थिति जो बनती है वो पैरामीटर सेट नहीं हो रहा। बादल फटना मतलब 1 घंटे में 100 मिलीमीटर से ऊपर बारिश, लेकिन आईएमडी के मुताबिक 4 अगस्त की रात और 5 अगस्त की सुबह 8:30 बजे तक 8 से 10 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। फ्लैश फ्लड दोपहर में आया, जिस वजह से ये माना जा रहा है कि बादल फटना इस सैलाब की वजह नहीं है। वाडिया इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर का कहना है कि अभी इस पर कुछ नहीं कहा जा सकता, ये रिसर्च का विषय है। इसके बारे में मैं अभी भी कुछ भी नहीं कह पाऊंगा कि वो बादल फटने की घटना थी, या वो कोई ग्लाफ था, या वो लैंडस्लाइड से रिलेटेड फ्लड थी, फ्लैश फ्लड थी, या कोई ग्लेशियर से रिलेटेड कोई एक्टिविटी थी। उसके बारे में अभी भी कहना बहुत मुश्किल है। लेकिन सवाल यह है कि पहाड़ में इस तरह की ये पहली घटना नहीं है। वाडिया इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर का मानना है कि पहाड़ में इस तरह की घटनाएं 3 वजहों से हो सकती हैं। पहला प्राकृतिक आपदा, दूसरा क्लाइमेट चेंज और तीसरा पहाड़ से छेड़छाड़। हम लोग जब हिमालय की बात करते हैं तो उसमें हम लोग 3 प्रोसेसेस की बात करते हैं। हम लोग कहते हैं कि साहब एक तो नेचुरल प्रोसेस है जिसके तहत बहुत सारी घटनाएं होती हैं, चाहे वो भूकंप की हों, चाहे वो फ्लड की हों, चाहे वो लैंडस्लाइड की हों या एवलांच की हों। तो उनमें बहुत सारी घटनाएं ऐसी होती हैं जो नेचुरल होती हैं, जिसमें कि आपका कोई रोल नहीं है, मेरा आपका कोई रोल नहीं है, क्लाइमेट का भी कोई रोल नहीं है। वो सीजनलिटी है उनकी, या सीजनलिटी नहीं है, उसके हिसाब से वो होती हैं। लैंडस्लाइड होती हैं, कुछ लैंडस्लाइड नेचुरल भी होती हैं। उसके बाद हम कहते हैं क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं कि साहब क्लाइमेट चेंज होने की वजह से भी यहाँ पे उनकी संख्या बढ़ गई है। तो वो एक बात है, वो एक दूसरा कॉज हो गया। एक तीसरा जो है, हम कहते हैं कि साहब जो हम लोगों का जो
इंटरफेरेंस है प्रकृति के साथ में, एंथ्रोपोजेनिक जो एक्टिविटीज़ जो है हमारी, उसकी वजह से भी ये घटनाएं हैं। धराली की तबाही का जिम्मेदार सिर्फ प्रकृति नहीं है, अनियोजित निर्माण, जंगलों की कटाई और पर्यटन का बढ़ता दबाव भी इसकी वजह है। धराली गंगोत्री धाम के रास्ते में एक प्रमुख पड़ाव है, जहां होटल, रेस्टोरेंट और होम स्टे की भरमार है, लेकिन ये निर्माण अक्सर बिना भूगर्भीय अध्ययन के किए जाते हैं, जिससे ढीली मिट्टी और खड़ी ढलानें आसानी से बह जाती हैं। कह रहा हूँ कि हाँ, इसमें कोई शक की बात नहीं कि जो भी ह्यूमन एक्टिविटीज हैं, आप कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं, आप कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, लेकिन क्या आप वो गाइडलाइन जो कि जब हिमालय को हम संवेदनशील क्षेत्र कहते हैं, तो उसकी संवेदनशीलता को देखते हुए जो हम लोग कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, क्या वो कंस्ट्रक्शन एज पर जो गाइडलाइंस हैं या जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से है या नहीं है, वो बहुत डिपेंड करता है। तो आप कोई भी एक्टिविटी करेंगे, अगर आपने उसकी पर्वतों की संवेदनशीलता को ध्यान नहीं रखा तो आपको नुकसान होगा, इसमें कोई शक की बात नहीं। धराली फ्लड प्लेन में बसा है। धराली के पीछे 1.5-2 किलोमीटर लंबा और बेहद घना जंगल है। जिस खीर गाड़ से फ्लैश फ्लड आया, वो उन्हीं जंगलों से होकर गुजरता है। जानकारों की माने तो बादल फटने पर आने वाली फ्लैश फ्लड पहले धीमी होती है, फिर तेज और बाद में फिर धीमी हो जाती है। लेकिन धराली से जो तस्वीर सामने आई वो बेहद ही चौंकाने वाली है। यही वजह है कि एक्सपर्ट धराली में क्लाउड बर्स्ट की घटना से इनकार कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला